हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं टीजीटी एसएसटी सोशल साइंस के इकोनॉमिक पार्ट में मुद्रा एवं बैंकिंग का। ये हमारी 7th वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो मैं निकाल चुका हूं इस चीज़ की, इकोनॉमिक्स के ऊपर। ये DSSB, KVS, NVS ऑल अदर स्टेट्स एग्ज़ाम में एसएसटी जो आती है उसके ऊपर बेस्ड है। आप भी इसको देख सकते हैं वीडियो को, और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रिकॉर्डों के अनुसार एक देश के अंदर तो समान योग्यता एवं क्षमता वाले श्रमिकों को समान मजदूरी मिलती है, किंतु विभिन्न देशों में उनकी मजदूरी की दर एक समान नहीं होती, क्योंकि विभिन्न देशों में श्रमिक गतिशील होते हैं। आंसर ए। तुलनात्मक लागत के सिद्धांत में JS मिल द्वारा किए गए संशोधन को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मांग के सिद्धांत के नाम से पुकारा गया है। जब किसी देश के 2 व्यक्तियों अथवा फर्मों के मध्य व्यापार होता है तो उसे वह कौन सा व्यापार कहते हैं? आंतरिक व्यापार। जब विभिन्न देशों के 2 व्यक्तियों के बीच व्यापार होता है तो उसे क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार। तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने किया? उपयुक्त सभी ने किया। एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, JB से ने सभी ने किया। एडम स्मिथ तथा रिकार्डो दोनों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के विश्लेषण में किसको आधार बनाया है? श्रम मूल सिद्धांत को। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। आंसर ए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के अंतर्गत अर्थशास्त्री जी हैबरलर ने किस प्रमेय का प्रतिपादन किया? श्रम लागत प्रमेय। यदि वस्तु का उत्पादन विभिन्न देशों में समान लागत के आधार पर होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार असंभव होगा। स्वतंत्र व्यापार से तात्पर्य यह है कि विदेशी व्यापार को कोई नियंत्रण ना हो। आंसर ए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाने के लिए निरपेक्ष लागत अंतर आवश्यक है। लागत समता नियम के अंतर्गत दोनों देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति में क्या करना चाहिए? विशिष्टीकरण की कोई संभावना नहीं होती। लागत समता नियम के अंतर्गत दोनों देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति में विशिष्टीकरण की कोई संभावना नहीं। पूर्व विशिष्टीकरण केवल निम्नलिखित स्थिति में ही संभव हो सकता है: घटती हुई लागत जब हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता है, यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है रिकार्डो ने। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशिष्ट दशा है, यह कथन प्रस्तुत किया है रिकार्डो ने। निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया है रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या की है प्रतिपूरक मांग के आधार पर। तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया है? एडम स्मिथ ने। प्रतिपूरक मांग का विचार प्रस्तुत किया है रिकार्डो ने। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दर का निर्धारण करने के लिए मार्शल ने प्रस्तुत किया है देय वक्र, यानी कि ऑफर कर्व। तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मौद्रिक व्याख्या प्रस्तुत की है टॉजिंग ने। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत संबंधित है बढ़ती लागत से बढ़ती लागत दशाओं पर, या घटती लागत दशाओं पर, स्थिर लागत दशाओं पर, या उपयुक्त सभी पर। विभिन्न देशों में यदि वस्तुएं एक समान उत्पादन में लाई पर उत्पादन की जाती है तब क्या होता है? विभिन्न देशों में यदि वस्तुएं एक समान उत्पादन लागत पर उत्पादित की जाती हैं तब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लाभप्रद होगा।
दो देशों के बीच व्यापार उत्पन्न होता है निर्यात की आवश्यकता के कारण। रिकार्डो के मूल्य के श्रम सिद्धांत में सम्मिलित मान्यता श्रम की सभी इकाइयों समरूप है। आंसर बी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? निर्यातों को प्रोत्साहित करना। आंसर डी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत जाना जाता है निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत से। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत किया है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मौलिक सिद्धांत। तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मौलिक मान्यता क्या है? तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मौलिक मान्यता क्या है? दो देशों के बीच दो वस्तुओं का व्यापार। रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मौलिक मान्यता क्या है? दोनों देशों में पैमाने के प्रतिफल स्थिर हैं। प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है क्योंकि विशिष्टीकरण साधनों का आवंटन अनुकूलतम बना देता है। आंसर ए। प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार होने पर दोनों देशों को लाभ मिलता है। आंसर ए। यदि किसी देश की व्यापार की शर्त 2 है तब उसके साथ संलग्न व्यापार की शर्त क्या होगी? 4। आंसर ए। सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त की वृद्धि व्यापार को प्रतिकूल बनाती है। आंसर बी। देश की आयात क्षमता को सूचित करने वाली कौन सी व्यापार शर्त है? शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्त। आंसर ए। व्यापार के वास्तविक लाभों का निर्धारण करने के लिए किस शर्त का प्रयोग होता है? वास्तविक लाभ व्यापार शर्त। रॉबर्टसन ने किस व्यापार शर्त को वास्तविक व्यापार शर्त कहा? उपयोगिता व्यापार शर्त। व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाला घटक है उपयुक्त सभी, यानी कि मांग एवं पूर्ति का लोच, स्थानांतरण, वस्तुओं की उपलब्धता, प्रशुल्क नीति, ये सभी हैं। व्यापार शर्तों में सुधार के लिए प्रशुल्क तभी प्रभावी होता है जब प्रशुल्क लगाने वाले देश की वस्तु की मांग विदेशी बाजार में अत्यधिक लोचदार हो। एक देश में दूसरे देश की वस्तु की मांग जितनी अधिक बेलोचदार होगी, पहले देश के लिए व्यापार की शर्त अप्रभावित रहेगी। मुक्त व्यापार नीति वह है जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न देश एक दूसरे के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। मुक्त व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य देशीय अर्थव्यवस्था में समान रहते हैं। मुक्त व्यापार तुलनात्मक लागत के सिद्धांत की एक स्वाभाविक शर्त है। ऐसी परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आंतरिक व्यापार में उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसका आंसर कोई भी नहीं है, ना ए बी सी कोई भी नहीं, सिर्फ डी है। मुक्त व्यापार में विदेशी व्यापार को आंतरिक व्यापार की भांति सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार का लाभ नहीं कहा जा सकता? शिशु उद्योग का संरक्षण, उत्पत्ति के साधनों का दृष्टतम उपयोग, बाजार का विस्तार, इनमें से कोई नहीं। आंसर डी। मुक्त व्यापार की नीति उसी समय वैध होती है जब वस्तुओं एवं साधनों के बाजारों में पूर्ण एकाधिकार हो। आंसर ए। संरक्षण की नीति का उद्देश्य क्या है? विदेशी स्पर्धा को कम करना, मांग को पूर्णतः लोचदार बनाना, पूर्ति को पूर्णतः लोचदार बनाना, ये सभी हैं। आंसर डी। संरक्षण की नीति के अंतर्गत विदेशों से आने वाले माल पर कानूनी रुकावट लगा दी जाती है, आयात पर कर लगा दिया जाता है, कुछ उद्योगों का संरक्षण प्रदान किया जाता है, ये सभी चीज़ें होती हैं। आंसर डी। वस्तु के आयात या निर्यात पर लगाई गई भौतिक पाबंदी को क्या कहा जाता है? अनुदान। वर्तमान में अल्प विकसित देशों के लिए नियोजित आर्थिक विकास हेतु कौन सी व्यापार नीति श्रेष्ठ कर कही जा सकती है? संरक्षण की नीति।
शिशु उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए किस नीति का अनुसरण करना उपयुक्त होगा? संरक्षण की नीति। एडम स्मिथ समर्थक थे किस चीज के? स्वतंत्र व्यापार के, संरक्षणवादिता के। उपयुक्त दोनों सत्य हैं या उपयुक्त दोनों असत्य हैं? डी। कौन सा तर्क संरक्षणवादी नीति का विरोधी है? 53 का आंसर होगा आपका श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण तर्क। संरक्षण नीति का उदाहरण है अभ्यंश। संरक्षण के पक्ष में गैर आर्थिक तत्व है सुरक्षा तर्क, स्वदेशी भावना तर्क, आत्मनिर्भरता तर्क। उपयुक्त सभी सही है। जब कोई देश आयात प्रशुल्क लगाता है तब देश की व्यापार शर्तें अनुकूल होती हैं और व्यापार का आकार बढ़ता है। यही सही उत्तर है। जब कोई देश आयात प्रशुल्क लगाता है तब आयात वस्तु का घरेलू उपभोग घटता है। आंसर बी। एक देश द्वारा आयात शुल्क लगाए जाने पर उस देश में उपभोक्ता की बचत बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या उपयुक्त तीनों दशाएं? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त तीनों दशाएं, डी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत एक देश के व्यापार शेष का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? माल के निर्यात से। भुगतान असंतुलन प्रतिकूलता को दूर करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग किया जा सकता है। आयात प्रतिस्थापन। भुगतान संतुलन प्रतिकूल कब हो सकता है? जब आयात निर्यात से अधिक हो, जब ब्याज की देय राशि उससे प्राप्त आय से कम हो, जब यात्रा एवं परिवहन की आय उस पर किए जाने वाले व्यय से कम हो। यानी कि उपयुक्त सभी। आंसर डी। दृश्य आयात तथा दृश्य निर्यात के अंतर को क्या माना जाता है? व्यापार संतुलन। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? व्यापार संतुलन का संबंध केवल अदृश्य व्यापार से ही रहता है या व्यापार संतुलन का संबंध केवल दृश्य व्यापार से रहता है? व्यापार संतुलन का संबंध दृश्य एवं अदृश्य दोनों व्यापार से रहता है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा व्यापार संतुलन का संबंध केवल अदृश्य व्यापार से ही रहता है। व्यापार संतुलन में केवल विदेशी व्यापार के दृश्य मदों की गणना होती है, किंतु भुगतान संतुलन में क्या होता है? इनमें से कोई भी कथन लागू नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन की तुलना में बहुत संकुचित होता है। भुगतान संतुलन व्यापार की तुलना में बहुत व्यापक होता है। या व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन की तुलना में बहुत व्यापक होता है। या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह ये सीरीज़ भी हमारी आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन आज का ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। और आगे भी इस तरह की वीडियोस के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।